अरे आज तो कुछ बांटना चाहिए, हमारी बेटी आई है। इसे देखकर हमीदुल्लाह अंकल बड़े बेसाख्ता अंदाज में बोले, क्योंकि इतने मनासिब होने के बावजूद वो बहुत कम उनके घर जाती थी। ज़्यादातर नादिया ही उनके पास आती थी। वो कुछ देर तो नादिया की बहनों के साथ बातें करती रही, लेकिन जब काफ़ी देर तक नादिया की आमद के आसार दिखाई ना दिए तो वो खुद उठकर नादिया के कमरे की तरफ चल दी। दरवाज़ा खोलते ही उसकी पहली नज़र बेड से टेक लगाए नादिया पर पड़ी, जो आंखें बंद किए पता नहीं किन किन सोचों में गुम थी। दरवाज़ा खुलने पर उसने आंखें खोली और हुब्बा पर नज़र पड़ते ही वो तेज़ी से बेड से उतरी और उसके गले लग गई। तुम कब आई? मुझे पता ही नहीं चला, वो अब इससे अलग होकर पूछ रही थी। मुझे तो आए हुए आधा घंटा हो गया है, तुम्हें ही तौफीक नहीं हुई कि कमरे से बाहर झांक लो। मुझे लगा अब्बू के मेहमान हैं, तुम्हारा कोई प्रपोजल आया है? कुछ भी शख्स कहने से पहले उसने तस्दीक करना ज़रूरी समझा था। हाँ, हमजा का। नादिया का सर नफ़ी में हिला। तो फिर? वो हैरान हुई। पप्पू तबस्सुम के बेटे का। वो? उब्बा को हैरत का झटका लगा, लेकिन इसके बरस नादिया का चेहरा सपाट था। यकीनन अंकल ने इनकार कर दिया होगा। उसके पुर यकीन अंदाज पर नादिया का सर नफ़ी में हिला। तो तुमने मना कर दिया? मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। क्या मतलब पूछा ही नहीं? शादी तुम्हें करनी हो तुमसे ही नहीं पूछा? उब्बा को बुरा लगा। मैंने अम्मी से कहा था कि मुझे पसंद नहीं। उन्होंने पहले तो मुझे काफ़ी बातें सुनाई, फिर ये कहकर चली गई कि जो पसंद है वो अपने बाप को बता दो। हाँ तो ठीक है ना, तुम अंकल को बता दो कि तुम किसी और को पसंद करती हो। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। जिस तरह तुम अंकल से फ्रैंक हो, इनसे हर बात कर लेती हो, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। तुम जानती हो हम तीनों बहनें शुरू से ही अब्बू से कितना डरती हैं, और अम्मी से बात की तो उन्होंने भी यूं रिएक्ट किया जैसे मैंने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। अब की बार वो जब्त हो बेटी। हुब्बा कितनी देर खामोशी नज़रों से उसे देखती रही, लेकिन जब उसका रोना बंद नहीं हुआ तो उसे बोलना पड़ा। नादिया प्लीज़ यार, तुम रोना तो बंद करो। कहने के साथ ही उसने नरमी से उसके आंसू साफ किए। अगर तुम कहो तो मैं पापा से बात करूं, वो अंकल को समझाएं। नादिया ने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया। कोई फ़ायदा नहीं, मैं जानती हूँ अपने घर वालों को। अगर अंकल ने अब्बू से बात की तो वो उसे अपनी अना का मसला बना लेंगे और जिसमें मेरी शादी वहीं करेंगे, और मैं बेहया बेशरम कहलाऊंगी। हुब्बा कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन ये बात उसकी नहीं नादिया की हो रही थी, और नादिया भी अपनी जगह सही थी। उसने गहरा सांस लिया और बोली, तुमने खजर को बताया? नहीं, क्या फ़ायदा, कुछ होना तो है नहीं। नादिया के मायूस लहजे पर उसे गुस्सा आ गया। तुम पहले से ही सब फर्ज करके क्यों बैठ जाती हो कि ऐसा नहीं हो सकता? होने को तो कुछ भी हो सकता है, बस हिम्मत होनी चाहिए। इससे पहले वो मजीद कुछ कहती, नादिया की छोटी बहन अंदर आ गई। बाजी, खाना लग गया है, अम्मी आप दोनों को बुला रही हैं। तुम जाओ अब्बा, मुझे भूख नहीं है। तुम्हारी नाराज़गी अपने घर वालों से है, अब कम से कम मेरे लिए तो चलो और खाना खाओ। उठो, शाबाश। हुब्बा ने उसका हाथ पकड़कर उठाया तो खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। पापा, दूध। वो गिलास साइड टेबल पर रखकर उनके करीब बैठ गई। उन्होंने किताब से नज़र हटाकर उसका चेहरा देखा। क्या कोई बात करनी है? इसके यूं फुर्सत से बैठने पर उन्होंने मुस्कुराकर कहते हुए किताब बंद करके साइड टेबल पर रखी और ऐनक उतारकर बगौर उसको देखने लगे। वो उनके इतने सही अंदाजे पर अपनी जप मिटाने के लिए उसने दूध का गिलास उनके आगे कर दिया। अंकल ने जिस प्रपोजल का मशवरा करने के लिए आपको बुलाया था, बात हुई? हाँ, हमीदुल्लाह की बहन का बेटा है। तो फिर आपने क्या कहा उन्हें? उसके सवाल पर उन्होंने कुछ हैरत से उसे देखा। मुझे क्या कहना था भाई, वो उसकी बहन का बेटा है, उनका देखा बाला है, और क्या चाहिए? पापा, हुब्बा झुंझलाकर बोली, किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए ये कौन सा फार्मूला है कि अपने हैं? वो मुंह बिगाड़ कर बोली, मुझे तो अंकल की समझ ही नहीं आती। यही सब करना था तो बेटियों को पढ़ाने की क्या ज़रूरत थी? पहले उनको शऊर दिलाते हैं, और जब इस शऊर को इस्तेमाल करने का मौका आता है तो वालिदैन चाहते हैं दिमाग और आंखें बंद कर लो, और जिस कुएं में हम धक्का दे रहे हैं इसमें आंखें बंद करके कूद जाओ। उसके इतने गसीले और नाराज अंदाज पर मंजूर साहब ने गिलास वापस रखा और सीधे होकर बैठ गए। अपनों में शादी करना अंधा कुआं कैसे हो गया? पापा, अंकल ये नहीं देख रहे कि उसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी तालीम क्या है। नादिया एमए कर रही है और वो एफए, कोई जॉब भी नहीं करता। स्टोर है उसके फादर का जिसमें उसके 2 भाई और भी हकदार होंगे।
2 बहनों की शादी होने वाली है। आप तसव्वुर करके देखें क्या फ्यूचर होगा नादिया का। क्या माँ बाप से ज़्यादा अपनी औलाद का कोई भला सोच सकता है। ये कहते हुए उनके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। और जहाँ तक तालीम की बात है, तालीम बहुत मैटर करती है, लेकिन ऐसी तालीम का क्या फ़ायदा जो बीवी को इज्जत ना दे। और रही दौलत, वो तो औरत का नसीब होती है। और उसकी कई मिसालें अक्सर झोंपड़ियों वाली महलों में और महलों वाली झोंपड़ियों में पहुंच जाती हैं। हो सकता है आपकी ये बातें ठीक हो, लेकिन शादी करने के लिए मेरा नज़रिया इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। शादी के शादी के लिए अमीर होना बहुत ज़रूरी है और गुड लुकिंग तो मस्ट है। इसकी अंगुलियों पर गिनवाने पर मंजूर साहब हंस पड़े। पापा, आप अंकल को समझाएं कि वो रिश्ता ना करें। उब्बा, बेटा कैसी बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। मैं कैसे मना कर सकता हूँ और किस बुनियाद पर। पापा, ये जो मैंने आपको इतने रीज़न दिए हैं, इनका क्या। वो सब बचकाना है। उब्बा खामोश होकर उनका चेहरा देखने लगी। और अगर मैं ये कहूँ कि वो किसी और को पसंद करती है तो। मंजूर साहब की नज़रें उसके चेहरे पर जम गईं, जो कहने के बाद अब नज़रें गोद में रखे हाथों पर जमाए बैठी थी। कौन है वो। हमारे साथ पढ़ता है, सीनियर है हमसे। नादिया को पसंद करता है और शादी करना चाहता है। और नादिया जी वो भी, लेकिन अंकल से बात नहीं कर सकती। उसे लगता है अंकल नहीं मानेंगे और उसकी जो बेइज्जती होगी वो अलग। ठीक कहती है वो, लेकिन पापा ये कोई हल नहीं। शादी खुशी का दूसरा नाम है और वो खुश नहीं। आप अंकल से बात करें। अब की बार वो कुछ नहीं बोले, लेकिन सोच की परछाइयाँ इनके चेहरे पर वाज़ेह थीं। अगर वो लड़का वाकई मुखलिस है तो उससे कहो अपना रिश्ता भेजे। वो कहकर लेट गए। कल मैंने पापा से बात की थी तुम्हारे लिए। हुब्बा ने चिप्स खाते हुए नादिया को देखा, जो बेदिली से गिलास में स्ट्रॉ घुमा रही थी। मैंने इन्हें हमजा के बारे में बता दिया। नादिया की सारी बेदिली हवा हो गई। उसने पूरी आंखें खोलकर हुब्बा को घूरा, जो शरारती अंदाज में मुस्कुरा रही थी। तुमने अंकल को हमजा के बारे में बता दिया। ओह मेरा खुदा, क्या सोचते होंगे वो मेरे बारे में। और अगर उन्होंने अब्बू से कुछ कह दिया तो। नादिया का रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। हुब्बा ने कोल्ड ड्रिंक का लंबा सा घूंट भर पीकर उसे देखा। पापा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और तुम तो ऐसे मर रही हो जैसे मैंने तुम पर पता नहीं कौन सा जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया हो। क्या तुम हमजा से शादी नहीं करना चाहती। पापा ने कहा है उसे कहो अपना प्रपोजल भेजे, फिर वो कुछ कर सकेंगे। हमजा तो यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा और शायद आए भी ना, क्योंकि फाइनल के पेपर तो करीब हैं। तकरीबन सभी अपने घर में तैयारी कर रहे हैं। तुम्हें कम से कम इसे इस प्रपोजल के बारे में तो बताना चाहिए था। खैर तुम इसे मैसेज करके कहो तुम्हें मिले। ये बात आमने सामने बैठकर ही हो सकती है। नादिया ने पूरी आंखें खोलकर उसे देखा। तुम्हारा मतलब है कहीं बाहर। नहीं तो क्या तुम्हारे घर आएगा वो। और इतने दीदे फाड़कर देखने की जरूरत नहीं। वो इंसान है, कोई आदमखोर नहीं जो तुम्हें खा जाएगा। नादिया ने बुरा सा मुंह बनाकर गिलास होंठों से लगा लिया। दरवाजे की बजती घंटी से उसकी नज़र एक पल के लिए टीवी स्क्रीन से हटी थी और अगले कुछ लम्हों में ताबिश अंदर दाखिल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। उसे देखकर हुब्बा ने टीवी की आवाज़ कम कर दी। कैसी हो भाई। तुम्हारे सामने हूँ, कैसी लग रही हूँ। ताबिश ने ज़ैरे लब मुस्कुराते हुए उसके दमकते चेहरे को देखा। हमेशा की तरह खूबसूरत। ताबिश के कहने पर उसने उबरूज खाकर उसकी तारीफ को हक की तरह वसूल किया। चाय पियोगे या कोल्ड ड्रिंक लोगे। मैं खाना खाऊंगा। उसके मुंह बुलाकर कहने पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो भी मिलेगा, पर पहले कुछ खा पी लो। अभी खाना लगवा दूं। खाना अंकल के साथ खाऊंगा। कहाँ हैं वो। पापा आने वाले होंगे। हुब्बा ने घड़ी की तरफ देखकर कहा, जहाँ शाम के 6 बज रहे थे। उज़मा, ताबिश भाई के लिए शरबत ले आओ। हुब्बा ने दरवाजे की तरफ मुंह करके कहा। तभी दरवाजे की दोबारा घंटी बजी। लो, पापा आ गए। उसने ताबिश से कहा, जो सोफे की पछ से टेक लगाए स्पोर्ट चैनल देख रहा था। उसके कहने पर एकदम सीधा होकर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। मंसूर साहब के अंदर दाखिल होते ही वो एहतरामन खड़ा हो गया। उसको देखकर मंसूर साहब पहले चौंके, फिर मुस्कुराकर मुसाफा करके उसके साथ ही बैठ गए। हाँ भाई, बरखुदार कैसी पढ़ाई जा रही है। फर्स्ट क्लास अंकल। आज लास्ट पेपर था। हॉस्टल भी बंद हो रहा था। कल घर जा रहा था, सोचा आपसे और रूपा से मिलता हुआ जाऊं। बहुत अच्छा किया। और तुम्हारी अम्मी और बहन कैसी हैं। कल अम्मी से बात हुई थी, सब खैरियत से हैं। आपको भी सलाम कह रही थी और कह रही थी कि आपको फ़ोन करेंगी। इन्हें आपसे कोई ज़रूरी बात भी करनी है। मंजूर साहब ने उलझी नज़र से ताबिश को देखा। तभी उनकी नज़र अंदर आती हुब्बा पर पड़ी तो वो सर झटककर बात बदल गए। बेटा, ताबिश को कुछ खिलाया भी है या भूखा ही बैठा रखा है। पापा, मैंने तो कहा था खाना लगा दूं, लेकिन उसने कहा कि आपके साथ खाएगा। चलो,
یہ تو اچھا ہے، تم کھانا لگاؤ، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ جب وہ کپڑے تبدیل کر کے آئے تو تابش کرسی پر بیٹھا ان کا ہی منتظر تھا۔ واہ بھی واہ، بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ جی صاحب جی، بریانی بنائیے اور آپ کے لیے ٹنڈے کالی مرچ ڈال کر۔ عظمیٰ کے کہنے پر ان کا منہ پورا سا بن گیا، جبکہ ان کا چہرہ دیکھ کر وہ تینوں ہنس پڑے۔ بھائی عظمیٰ، ہمارے لیے بریانی اور انکل کے لیے ٹنڈے، وہ بھی مرچوں کے بغیر۔ یہ سزا کیوں؟ تابش نے ہاتھ ہڑی کے نیچے رکھ کے مصنوعی حیرت سے عظمیٰ کو دیکھا۔ باجی کے کہنے پر اس بات پر اس نے جلدی سے حبا کی طرف اشارہ کیا۔ صحت دیکھیے پاپا کی، کتنے ویک ہو گئے ہیں، ڈاکٹر نے چکنائی اور مرگن گیر کھانوں سے منع کیا ہے۔ حبا کے کہنے پر اس نے غور سے منظور صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی اسے پہلے سے کمزور لگے تھے۔ ڈاکٹر کو دکھایا ہے انکل؟ کیونکہ آپ کی صحت مجھے کافی ڈاؤن لگ رہی ہے۔ منظور صاحب نے ایک نظر تابش کو دیکھ کر حبا کو دیکھا، جو پریشانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرا دیے۔ بھائی اب اس عمر میں چھوٹی موٹی کمزوریاں تو آ ہی جاتی ہیں، اب احتیاط کر رہا ہوں۔ انہوں نے پلیٹ میں ٹنڈے کا سالن ڈالتے ہوئے کہا۔ شروع کرو بیٹا، انہوں نے ہاتھ روکے تابش اور حبا سے کہا۔ عظمیٰ گھر چلی گئی کیا؟ کھانے کے بعد وہ برتن سمیٹ کر کچن میں چلی آئی۔ وہ چائے کا پانی رکھ رہی تھی کہ تابش کی آواز پر چونکی۔ تم کیوں آ گئے؟ میں چائے لا تو رہی ہوں۔ تابش کو کچن کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر وہ مسکرا کر بولی۔ اندر بور ہو رہا تھا، سوچا یہیں آ جاؤں۔ آج بریانی کافی اچھی بنائی تھی، لگتا ہے عظمیٰ کی کوکنگ اچھی ہو گئی ہے۔ ہاں شکر ہے، ورنہ پرابلم ہوتی تھی۔ تم بھی کچھ سیکھ لو اس سے۔ تابش نے زیر لب مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیوں؟ عظمیٰ ہے تو پکانے کو۔ وہ پانی میں پتی ڈال رہی تھی۔ عظمیٰ ساری عمر تو تمہارے ساتھ نہیں رہے گی نا؟ کیا انکل جہیز میں عظمیٰ تمہارے ساتھ بھیجیں گے؟ حبا نے غصے سے اسے دیکھا۔ عظمیٰ نہیں ہوگی تو کوئی اور ہوگی، تمہیں میرے لیے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ تابش زور سے بولا۔ میں پریشان نہیں ہوں گا تو اور کون ہوگا؟ مطلب؟ حبا پوری طرح اس کی طرف مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ آخر کار آپ کو شادی کر کے میرے گھر جو آنا ہے، اور میرے گھر کوئی عظمیٰ اور عظمیٰ جیسی کوئی نہیں ملے گی۔ وہ جو پوری توجہ سے تابش کو دیکھ رہی تھی، اس کی بات پر ایک پل کے لیے حیران اور پھر پتہ نہیں کون سی کیفیت کا شکار ہو کر رخ موڑ گئی۔ تمہیں یہ غلط فہمی کیوں ہوئی؟ اب کی بار یہ سوال کرتے ہوئے اس کی آواز دھیمی تھی۔ یہ نہ تو غلط فہمی ہے اور نہ ہی خوش فہمی۔ مجھے، امی اور نورین، ہم سب کو تم بہت اچھی لگتی ہو، اور امی کی تو ہمیشہ سے خواہش ہے تمہیں اپنی بہو بنانے کی۔ حبا خاموشی سے اسے سنتی رہی اور اس کے خاموش ہونے پر بولی، جبکہ میں شروع سے سن رہی ہوں کہ تمہاری نسبت تو تمہاری پھپھی ذات سے ہو چکی ہے۔ وہ جو کسی اور جملے کی توقع کر رہا تھا، یہ سن کر بدمزہ ہوا۔ وہ کوئی یار نسبت نہیں تھی، صرف بچپن کی بات تھی، صرف ابو ایسا چاہتے تھے۔ لیکن میں نے تو سنا تھا کہ تم بھی ایسا چاہتے تھے۔ اس کی بات کاٹ کر وہ چڑھانے والے انداز میں بولی، اگر میں ایسا چاہتا تو اب تک وہ میری بیوی ہو چکی ہوتی۔ امی انکل سے ہماری منگنی کی بات کرنا چاہتی ہیں، اور کوئی بھی جواب دینے سے پہلے یہ سوچ لینا یہ امی اور نورین کی ہی نہیں، میری بھی خواہش ہے۔ حبا نے جواب دینے کے بجائے خاموش نظر اس پر ڈالی اور باہر نکل گئی۔ فائل پر لکھتا اس کا ہاتھ رک گیا تھا۔ چکر تو انہیں صبح سے آ رہے تھے، لیکن اب ایک دم آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ہاتھ میں پکڑا پین ایک طرف پھینک کر انہوں نے اپنا چکراتا ہوا سر فائل پر ٹکا دیا۔ پتہ نہیں کتنے ہی لمحے بے ہوشی میں بیت گئے تھے۔ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں انہیں احساس ہوا جیسے کسی نے ان کا نام پکارنے کے ساتھ انہیں کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا ہو۔ انہوں نے بے مشکل اپنی بند ہوتی آنکھوں کو کھولا اور حمید اللہ کے ساتھ آفس کا دوسرا اسٹاف بھی ان کے گرد کھڑا انہیں پریشان نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ حمید اللہ نے ان سے سوال کیا، اور انہیں یاد آیا کہ ان کے سر میں شدید درد تھا، لیکن اب شدت کا وہ احساس نہیں تھا۔ پتہ نہیں یار، چکر سا آ گیا تھا، لیکن اب میں ٹھیک ہوں۔ حمید اللہ سے کہنے کے بعد باقی لوگوں سے مسکرا کر انہوں نے خود کو ٹھیک ظاہر کیا تھا۔ سارا اسٹاف انہیں حسب توفیق مشورے دے کر دوبارہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا۔ یہ سر کا چکرانا معمولی تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب تک تمہارے چہرے کا رنگ نارمل نہیں ہوا۔ حمید اللہ قدرے پریشانی سے ان کا پلہاٹ مائل رنگ دیکھ رہے تھے۔ نہیں یار، ایسا کچھ بھی سیریس نہیں، عمر کا تقاضا ہے، ہو سکتا ہے بی پی لو ہو گیا ہو۔ انہوں نے حمید اللہ سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ جو کچھ بھی ہے تمہیں ڈاکٹر سے مکمل چیک اپ کروانا چاہیے۔ تمہیں کچھ دن ریسٹ بھی کرنا چاہیے، بعد سے کچھ دن کی چھٹی لے لو۔ ٹھیک ہے،
वो असाबत में सर हिला के बोले। छुट्टी के वक्त वो दरख्वास्त लेकर बास के ऑफिस में गए। दस्तक देने के बाद उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने इजाज़त का इंतज़ार किए बगैर दरवाज़ा खोल दिया और सामने जो इन्हें मंजर नज़र आया उसने न सिर्फ उन्हें नज़रें झुकाने पर मजबूर कर दिया बल्कि 2 कदम पीछे हटने पर भी मजबूर कर दिया। उन पर झुकी उनकी पर्सनल सेक्रेटरी, जिसको अपॉइंटमेंट हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे, घबरा कर इनसे दूर हटी थी, जबकि नर्वस तो वो भी हो गया था, लेकिन वो मालिक था। मिस्टर मंजूर, आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि ना करने के बाद इजाज़त का इंतज़ार भी करते हैं। आई एम सॉरी सर। वो इसी तरह सर और नज़रें झुकाए हुए बोले। क्या अजाब आप पर नाजिल हो गया था जो आप यूं मुंह उठाकर अंदर आ गए? सर, वो मैं ये दरख्वास्त देने आया था। किस चीज़ की दरख्वास्त? बाज ने अब्रू अचकाकर इन्हें देखा। सर, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं। मुझे तो आपकी तबीयत में कोई खराबी नज़र नहीं आ रही। हट्टे कट्टे तो खड़े हैं। उनकी बात पूरी होने से पहले ही वो तो मुस्कुराना अंदाज में बोला। जोबन दूसरे सोफे पर बैठी सेक्रेटरी खिलखिलाकर हंस पड़ी। गालिबन वो अपनी घबराहट पर काबू पा चुकी थी। देखें मिस्टर मंजूर, वो कदरे झुककर आगे को हुआ, आप ये एहसान माने कि डैडी की वजह से आप अभी तक टिके हुए हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी सेहत इजाज़त नहीं देती तो आप ये जॉब छोड़कर जा सकते हैं। और अब आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाएं, और अगर कल ठीक हैं तो आए, वरना आपकी जगह लेने वाले बहुत हैं। मंजूर साहब ने खामोश नज़र सामने बैठे बॉस पर डाली और इसी तरह सर झुकाए निकल आए। बाहर हमीदुल्ला टहलते हुए इन्हीं का इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ? मंजूर हो गई छुट्टियाँ? उन्होंने सर नफ़ी में हिलाया। क्यों? जोबन, जो उनसे कहा गया था उन्होंने हमीदुल्ला को बता दिया। कुछ लम्हों के लिए तो वो बोल ही नहीं सके। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कुरैशी साहब के घर कैसा शैतान पैदा हो गया है। खुद वो कितने परहेजगार आदमी हैं और बेटा कैसा गंदा और अयाश। इसकी इन बुरी हरकतों की वजह से कंपनी की रिपोर्टेशन भी ख़राब हो रही है। ये 7वीं सेक्रेटरी है जो इसने बदली है। जब दिल भर जाता है निकाल देता है। वो मिसेस परवीन याद है, कितनी ईमानदार और नेक खातून थी। आते ही इन्हें निकाल दिया और उसके बाद तो रोज़ ही नया चेहरा देखने को मिलता है। ऑफिस की सीढ़ियाँ उतरते हुए गायब दिमागी से हमीदुल्ला की बातें सुन रहे थे। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अपने स्कूटर की तरफ बढ़ता देखकर हमीदुल्ला बोले। वो सर हिलाकर हमीदुल्ला के पीछे चलने लगे। हमीदुल्ला, हुब्बा को मेरी तबीयत के बारे में मत बताना, वरना वो परेशान हो जाएगी। हमीदुल्ला ने एक नज़र इन्हें देखा और फिर सर हिला दिया। हुब्बा, क्या हम ठीक कर रहे हैं? नादिया ने हाथ मसलते हुए हुब्बा को देखा, जो चादर सर पर जमाने के बाद अब इसी चादर से मुंह को ढांप रही थी। क्या कर रहे हैं हम? हुब्बा ने हाथ रोककर हैरत से नादिया से सवाल किया। यूं छुपकर बाहर जाना और किसी ने देख लिया तो? मैं पहले यूं नहीं गई। उसकी परेशानी को हुब्बा ने बड़ी संजीदा नज़रों से देखा। इसके यूं देखने पर वो घबराकर इधर उधर देखने लगी। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं पहले यूं इस हुलिये में क्लासेस बंक करके रेस्टोरेंट में लड़कों से मिलने जाती हूँ? नहीं यार, मेरा ये मतलब नहीं था। नादिया की घबराहट में एकदम इजाफा हुआ। तो और क्या मतलब समझूं? क्या मैं इस काम में बहुत एक्सपर्ट हूँ? तुम्हारी वजह से वो काम करने जा रही हूँ जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। और क्या मुझे डर नहीं लग रहा कि वहाँ मुझे देखकर कोई क्या सोचेगा? यहाँ तो दोस्ती में भी हमदर्दी महंगी पड़ रही है। बैठी रहो, मैं नहीं जा रही। उसने एकदम जज्बाती अंदाज में चादर नोच कर सर से उतारी थी, जबकि नादिया का मुंह तो रोने वाला हो गया था। उसने रोहानसी होकर हुब्बा का हाथ बाजू थाम लिया। सॉरी हुब्बा, तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी बहादुर नहीं और नहीं इतनी कॉन्फिडेंस हूँ। तुम्हारे पास तो अंकल का भरोसा है, जबकि मेरे पास। कहकर वो खामोश हो गई। तो हुब्बा ने दरीदा नजरों से इसका झुका सर देखा, जहाँ से आंसू टप टप गिर रहे थे। हुब्बा ने गहरा सांस हवा में छोड़ा। वो लोग यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद कोई रिक्शा, कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। तभी नादिया ने बाएं तरफ खड़ी गाड़ियों को देखा। ये किसी अस्पताल का पिछला हिस्सा था। इन गाड़ियों से फासले पर इसे एक टैक्सी नजर आई। वो हुब्बा को रुकने का कहकर आगे बढ़ी। टैक्सी के करीब पहुंचकर उसे मायूसी हुई, क्योंकि उसे वहाँ कोई नजर नहीं आया था। तभी नजर घुमाने पर उसे एक आदमी नजर आया, जिसके हाथ में टायर था। करीब आने पर वो सवालिया नजरों से नादिया को देखने लगा। नहीं बीबी, ये टैक्सी इन साहब की है, मैं तो मैकेनिक हूँ। उसने दरख्त के नीचे खड़े आदमी की तरफ इशारा किया, जो उसकी तरफ मुश्त किए मोबाइल पर बिजी था। नादिया ने हुब्बा को मोबाइल पर कॉल करके उसे टैक्सी मिलने की खुशखबरी सुनाई और खुद टैक्सी ड्राइवर की तरफ चल पड़ी। सुनिए भाई, माल रोड तक जाना है। उस शख्स ने फ़ोन कान से हटाकर हैरत से नादिया को देखा। वो टैक्सी आपकी है ना? उसकी हैरत पर नादिया को वजाहत करनी पड़ी। सॉरी, मैं इस वक्त फ्री नहीं। उसने बेजारी से कहकर मोबाइल दोबारा कान से लगा लिया। हैं? नादिया मुंह खोले उसे देखने लगी। इसे यूं खड़ा देखकर सामने खड़े शख्स ने माथे पर बल डालकर उसे देखा तो नादिया खंजल होकर वापस मुड़ गई। सामने से हुब्बा तेजी से चलती उसी की तरफ आ रही थी। चलें फिर? उसके करीब पहुंचते हुए वो फूली सांस के साथ बोली।
इस टैक्सी ड्राइवर ने मना कर दिया है, नादिया ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। क्यों? हुब्बा ने पूरी आंखें खोलकर उसे देखा। कहता है वो फ्री नहीं। अब के हुब्बा ने बायां उबरूज खाकर नादिया को देखा और हुब्बा फौरन शुरू हो गई। इंसान को अपनी रोजी पर लात नहीं मारनी चाहिए। आपके पैसेंजर खड़े और आप हैं जो एटीट्यूड दिखा रहे हैं। वो माथे पर बल डाले गुस्से से तेज बोलती जा रही थी। हमें भी कोई शौक नहीं इस फटीचर टैक्सी में बैठने का, लेकिन मजबूरी है, हमें कहीं ज़रूरी पहुंचना है और दूसरी कोई सवारी नहीं मिल रही। मुकाबिल की हैरत अब दिलचस्पी में बदल गई थी। कहाँ जाना है आपको? उसके सवाल पर वो हैरान हुए बगैर मतलूबा जगह का पता बताकर शाना अंदाज में चलती हुई टैक्सी के खड़ी करी नादिया को इशारा किया। क्या हुआ? नहीं माना? अरे मानता कैसे नहीं, मैं बात कर रही थी। वो मुस्कुराकर बोली। आप ठहरे, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। अपने पीछे इन दोनों ने इस टैक्सी ड्राइवर की आवाज़ सुनी। यार, अब क्या इतनी तरक्की हो गई कि टैक्सी की चाबियाँ अस्पताल से मिलने लगी हैं? नादिया अस्पताल की इमारत की तरफ जाते टैक्सी ड्राइवर को देखकर बोली। हमारा काम हो रहा है ना, हमें क्या चाबियां अस्पताल से मिली हवालात से? टैक्सी ड्राइवर को आता देखकर वो दोनों टैक्सी में बैठ गई। रेस्टोरेंट के करीब पहुंचकर उन दोनों ने निकाह वाली चादरें उतारकर अपने हेडबैग में रखी, बालों में बुरिश किया। ड्राइवर ने सरसरी नज़र से शीशे पर डाली और नकाबपोश हसीनाओं के जलवे देखकर उसके दीदे फटने के करीब खुल गए। हुब्बा की नज़र सामने पड़ी तो उसके माथे पर बल पड़ गए। वो उसे सख्त सुनाना चाहती थी, लेकिन नादिया के उतरने और हमजा को मुंतजिर खड़े देखकर वो उतर गई थी। लेकिन इसके करीब से गुजरने पर वो इस पर खूंखार नज़र डालना नहीं भूली थी। क्या मंगवाऊं, ठंडा या गरम? मुसलसल 5 मिनट की खामोशी के बाद हमजा को पूछना पड़ा था। हुब्बा ने नजरें घुमाकर साथ बेटी नादिया को देखा, जो सर झुका अपने दोनों हाथों को देखने में मसरूफ थी। हुब्बा ने खंगार कर गला साफ किया और हमजा की तरफ मुतवज्जा हुई, क्योंकि जानती थी कि मोहतरमा तो गूंगे का गुड़ खाकर बैठ चुकी है। अब जो भी बकवास करनी है उसे ही करनी है। हम यहाँ खाने पीने नहीं आए, बल्कि कुछ बात करने आए, और तुम जानते हो कि वो क्या बात है। हुब्बा के कहने पर हमदा ने एक नज़र नादिया पर डालकर दोबारा हुब्बा को देखा। हाँ, नादिया ने मुझे बताया था, लेकिन तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? क्या मतलब क्या करना चाहिए? हुब्बा के माथे पर बल पड़ गए थे। तुम पिछले 1 साल से नादिया के पीछे मोहब्बत की बांसुरी बजाते फिर रहे हो और अब हमसे पूछ रहे हो क्या करना चाहिए। उसके इश्तियाल भरे अंदाज पर नादिया ने घबराकर उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे ठंडा करने की कोशिश की। हाँ, मैं भी नादिया से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। हुब्बा आपकी बार बोलने के बजाय खामोशी से उसका मुंह देखने लगी, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात ऐसे थे कि बको क्या बकते हो। मुझसे बड़े भाई और एक बहन है, और एक बहन मुझसे छोटी है, और सबके सब अनमैरिड है। ऐसे में अम्मी अब्बू मेरी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, और इससे बड़ी बात, मैं अभी तक जॉबलेस हूँ। वही सारी शादी ना करने की टिपिकल स्टोरी। उसकी सारी तकरीर के जवाब में हुब्बा इस्तेज़ाइया अंदाज में बोली तो नादिया, जो कब से जब्त किए बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू बहने आ गए। नादिया, इसे रोता देखकर हमजा एकदम उठा। ओ प्लीज़, इस हमदर्दी की ज़रूरत नहीं। हुब्बा ने एकदम हाथ उठाकर उसे रोका था, और वो जिसे खड़ा हुआ था वैसे ही बैठ गया। हमजा, तुम साफ बात करो, तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? हुब्बा ने बड़ी संजीदगी से उसका चेहरा देखा। मैं नादिया से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए। कितना? वो मज़ीद संजीदगी से बोली। 5-6 साल। नादिया ने बेसाख्ता डुबडुबाई नज़रों से हमजा को देखा। तुम जानते हो ऐसा मुमकिन नहीं। नादिया से छोटी 2 बहनें, और वो भी इस उम्र में कि इनकी शादी कर दी जाए। हमजा कुछ देर पुरसोच अंदाज में मेज़ की सतह को घूरता रहा, जबकि नादिया की उम्मीद भरी और हुब्बा की संजीदा नज़रें उसी पर जमी थी। अम्मी अब्बू नहीं मानेंगे। ओके फाइन, आज के बाद तुम्हारा और नादिया का कोई वास्ता नहीं। आइंदा अपनी शक्ल न दिखाना। उसने एकदम खड़े होते हुए नादिया का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। हमजा एकदम बुखला कर उठा। न हुब्बा, नादिया प्लीज़ बात तो सुनो। लेकिन हुब्बा नादिया को खींचते हुए बाहर ले आई, लेकिन चंद कदम पर ठिठक कर रुक गई। वही टैक्सी ड्राइवर टैक्सी के दरवाजे से टेक लगा बड़ी स्टाइल से खड़ा था। वो तेज़ी से आगे बढ़ने लगी, जब टैक्सी ड्राइवर की आवाज़ पर रुककर गुस्से से उसे देखने लगी। मैं आपको किराया दे चुकी हूँ, और फिर इस तरह खड़ा होने का मतलब? जबकि वो उसके बजाय नादिया को देख रहा था, जो मुसलसल आंसू साफ कर रही थी। मिस्टर, मैं आपसे बात कर रही हूँ। इसके यूँ नादिया को देखने पर वो नागवारी से बोली। मुझे लगा आपको वापस भी जाना होगा। उसकी बदतमीजी के जवाब में वो बड़ी शायदगी के साथ बोला। हुब्बा ने दूसरी नागवार नज़र रोती हुई नादिया पर डाली और टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई, और नाराज़गी के इजहार के तौर पर पूरी तरह रुख मोड़कर खिड़की से बाहर देखने लगी। लेकिन नादिया की मुसलसल सूं सूं से उसे उलझन होने लगी थी। प्लीज़ नादिया, बंद करो ये मातम, वो नीची आवाज़ में डपट कर बोली। यूनिवर्सिटी से कुछ फासले पर उसने टैक्सी को रुकवाया था। टैक्सी के रुकते ही वो तेज़ी से उतरकर यूनिवर्सिटी के करीब खड़ी अपनी वैन की तरफ बढ़ गई, और उसके पीछे नादिया भौंकलाकर भागी थी। वैन में भी बाकी लड़कियां नहीं आई थीं। तुमने किराया दे दिया? नहीं तो, हुब्बा के पूछने पर नादिया बेसाख्ता बोली,
اور اسی بے سادگی سے دونوں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، لیکن وہ ٹیکسی اب وہاں نہیں تھی۔ حبا نے افسوس سے سر جھٹکا۔ دیکھو نادیہ، تم نے جتنا رونا ہے رو لو، اس کے بعد میں تمہیں ایسے نہ دیکھوں۔ حقیقت تمہارے سامنے ہے، وہ آدمی اتنا بزدل ہے کہ پیار کر سکتا ہے لیکن تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اسے پیار کا کوئی فائدہ نہیں جس سے کوئی جائز نام نہ جڑاؤ۔ دوست ہونے کے ناطے میں نے تمہارا ساتھ دیا، اور اسی دوستی کے ناطے میں تمہیں یہ مشورہ دوں گی کہ تم وہی کرو جو انکل اور آنٹی چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور چوائس نہیں۔ حبا نے بات کے اختتام پر بغور اس کا چہرہ دیکھا، لیکن وہ اندازہ نہیں لگا سکی کہ وہ اس کی بات سمجھی ہے یا نہیں۔ وہ کتاب کھولے بیٹھی تھی، لیکن اس کا سارا دھیان باہر کی طرف لگا تھا۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا، تبھی قریب رکھا اس کا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر تابش کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، تم سناؤ، کیا بات ہے، اتنی بیداری سے کیوں بات کر رہی ہو؟ تابش کی مسکراتی آواز پر اس نے گہرا سانس لیا۔ کچھ نہیں، ارے بتاؤ نا یار۔ پتہ نہیں، پاپا نے کسی رشتہ کروانے والی کو بلایا اور وہ باہر دھڑا دھڑ تصویریں دکھا رہی ہے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ ہیلو تابش؟ اس کی مسلسل خاموشی پر وہ زور سے بولی، ہاں ابا، میں تمہیں کچھ دیر بعد کال بیک کرتا ہوں، لیکن سنو نا تابش۔ وہ فون رکھ چکا تھا۔ ابا کے ہونٹ بھیج گئے۔ گیٹ بند ہونے کی آواز سن کر وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ منظور صاحب صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے سامنے دیکھ رہے تھے۔ آہٹ پر سیدھے ہو کر دیکھا اور اس کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ پاپا، یہ کیا مذاق تھا؟ کون سا بیٹا؟ اس کے قریب بیٹھنے پر انہوں نے اسے بازو کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اس عورت کو کیوں بلوایا تھا آپ نے؟ تمہاری شادی کے لیے۔ پاپا، میں بھی پڑھ رہی ہوں، اس کے بعد میں کچھ عرصہ جاب کروں گی، پھر شادی کے بارے میں سوچوں گی۔ اس کے بولنے کے دوران وہ بڑے پیار سے اسے دیکھتے رہے۔ اس میں تو ٹائم لگے گا، اور پتہ نہیں میرے پاس اتنا ٹائم ہے یا نہیں۔ پاپا؟ ان کے انداز پر وہ دھنک رہ گئی تھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم بدلا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر منظور صاحب نے جلدی سے بات بدل دی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیاں مناسب وقت پر اپنے گھر بس جائیں تو یہی ماں باپ کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے۔ یہی عمر ٹھیک ہے شادی کے لیے، اور پڑھ تو تم شادی کے بعد بھی سکتی ہو نا۔ انہوں نے اس کا جھکا سر دیکھا۔ اس کے گرتے آنسوؤں کو دیکھ کر انہوں نے بے ساختہ اسے مزید ساتھ لگایا تھا۔ لیکن کیوں پاپا؟ آپ کو اچانک اتنی جلدی کیوں ہونے لگی ہے؟ اور میں آپ کو اکیلے چھوڑ کر تو نہیں جانے والی۔ اس کی بات سن کر وہ ہنس پڑے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی تو تم مجھے اچھی سی چائے پلواؤ۔ وہ آنسو صاف کرتی ہوئی کچن میں آ گئی، لیکن دماغ مسلسل منظور صاحب کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ جب وہ چائے لے کر آئی تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ وہ چائے کا کپ لے کر ان کے سامنے میز پر رکھ کر ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ دوسری طرف کی بات بڑے ہی دھیان سے سن رہے تھے، جبکہ نظریں حبا پر جمی تھیں۔ کس کا فون تھا پاپا؟ اس کے فون بند کرتے ہی اس نے پوچھا تھا۔ تمہاری خالہ کا فون تھا، کہہ کر انہوں نے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ کیا تمہاری اپنی خالہ سے کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں تو کیوں؟ وہ حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ تابش سے؟ دوسرا نام اس کے لیے حیران کن تھا۔ کیسے بات پاپا؟ اس کے پوچھنے پر انہوں نے سر جھٹکا۔ کچھ نہیں، تمہاری خالہ آنا چاہ رہی ہیں تابش کے لیے، تمہارا ہاتھ مانگنے۔ اوہ! وہ جو پاپا کے سوالوں سے پریشان ہو رہی تھی ایک دم پرسکون ہو گئی۔ منظور صاحب نے بغور اس کا انداز دیکھا۔ تمہارے خیال میں مجھے انہیں کیا جواب دینا چاہیے؟ حبا نے کچھ کہنے کی بجائے خاموش نظر ان پر ڈالی، اور اس کی خاموشی پر وہ خود بولے، تابش اچھا لڑکا ہے، پھر تمہارا کزن ہے، تمہیں پسند کرتا ہے، اور تم بھی اسے پسند کرتی ہو۔ ان کے جتاتے ہوئے انداز پر وہ چپ نہیں رہ سکی۔ پاپا، اگر آپ کو پسند نہیں تو آپ انکار کر دیں۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تابش مجھے پسند نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوئی جاب نہیں کرتا، والد اس کے حیات نہیں، وہ اکلوتا بیٹا ہے، ظاہر ہے شادی کی ذمہ داری اسی کی ہوگی، اور وہ کوئی اتنے ویل آف بھی نہیں، تو ظاہر ہے اس صورتحال میں سفر تمہیں کرنا پڑے گا۔ پاپا، تابش ایجوکیٹڈ ہے، اگر آج جاب نہیں تو کل مل جائے گی، اور پھر میری پڑھائی وہ کب کام آئے گی؟ حبا کی وضاحت کا مطلب وہ اچھی طرح جانتے تھے، اور اپنی گرتی ہوئی صحت کے پیش نظر انہیں حبا کے لیے جلد از جلد کوئی مضبوط سہارا تلاش کرنا تھا، اور اس وقت تابش سے بہتر اور مضبوط سہارا کوئی نہیں تھا۔ دستک دینے کے بعد انہوں نے تب تک دروازہ نہیں کھولا جب تک انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں ملی۔ جی فرمائے منظور صاحب، کیسے تشریف لائے ہیں آپ؟ کرسی سے ٹیک لگا کر اسے دائیں بائیں جھلاتے ندیم قریشی نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ منظور صاحب نے ہاتھ میں پکڑی درخواست ان کے سامنے رکھی۔ یہ کیا ہے؟ باس نے ان کے چہرے پر نظریں جما کر پوچھا۔ میں نے اپنے فنڈ کے علاوہ کچھ لون کے لیے قریشی صاحب سے بات کی تھی، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب مجھے ضرورت ہوگی وہ مجھے مطلوبہ رقم دے دیں گے۔ ندیم قریشی نے اکتاہٹ سے گہرا سانس لیا۔ منظور صاحب، میں آپ کو کتنی بار ایک ہی بات سمجھاؤں کہ یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، اور کتنی رقم؟ اس نے اب کے جھک کر کاغذ پر نظر ڈالی۔ 10 لاکھ؟
واہ کیا مذاق ہے! جو ڈیڈی نے وعدے کیے تھے نا وہ ان کے ساتھ ختم ہو گئے۔ میں ان کی طرح شاہ خرچیاں کر کے کمپنی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ آپ کی سروس کا جتنا فنڈ بنتا ہے وہ آپ کو مل جائے گا جب آپ جاب چھوڑیں گے، اس سے پہلے نہیں۔ اب آپ کھڑے کیوں ہیں؟ میں آپ کو جواب دے چکا ہوں اور اب آپ جا سکتے ہیں۔ وہ بے عزتی کے احساس سے ہونٹ چباتے ہوئے باہر نکل آئے۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ وہ بھی اپنی کرسی پر آ کر بیٹھے ہی تھے کہ جب حمید اللہ چائے کے 2 کپ لیے ان کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے۔ ہاں، انہوں نے تھکے ہوئے انداز میں اعتراف کیا۔ خیریت؟ وہ چونکے۔ ندیم قریشی سے لون کی بات کرنے گیا تھا، انکار کر دیا۔ اوہ! حمید اللہ نے گہری سانس لے کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ تم جانتے تو اس گھٹیا آدمی کو، پھر گئے کیوں؟ کیا کرتا یار، مجبوری ہے۔ حبا کی خالہ نے حبا کا رشتہ مانگا ہے، اگلے ہفتے وہ لوگ منگنی کرنے آ رہے ہیں، اور حبا کو تو تم جانتے ہو نا، سب اچھا چاہیے اور اچھے انتظام کے لیے اچھا پیسہ ہونا چاہیے۔ پھر شادی، اس کی تیاری کے لیے بڑی رقم کی ضرورت ہے، اور اس دن جو ٹیسٹ کروائے تھے اس پر بھی 30,000 لگ گئے تھے۔ اب ڈاکٹر نے وہ رپورٹ آگے شوکت خانم بھیج دی ہیں۔ خاموشی سے ان کی بات سنتے حمید اللہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ شوکت خانم کیوں؟ پتہ نہیں یار، ڈاکٹر کچھ بتا بھی نہیں رہا، کہتا ہے رپورٹ آنے کے بعد پتہ چلے گا۔ میں تو پریشان ہو گیا ہوں۔ انہوں نے واقعی اپنا سر تھام لیا تھا۔ منظور یار، ایسے پریشان نہ ہو، اللہ کرم کرنے والا ہے۔ انہوں نے اٹھ کر ان کے کندھے پر دلاسے کے انداز میں ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا۔ میرے پاس کچھ پیسے ہیں۔ منظور صاحب نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ نہیں حمید اللہ، تمہاری خود سو صورتیں ہیں، اب ایسا بھی نہیں، میں بالکل لاش نہیں ہوں۔ انہوں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تم لے لو، جب ہو واپس کر دینا۔ منظور صاحب نے سر نفی میں ہلایا۔ تم نے کہہ دیا حمید اللہ، یہی کافی ہے میرے لیے۔ تم یہ بتاؤ، نادیہ کے رشتے کا کیا بنا؟ آپا آئی تھی کل، انگوٹھی پہنا گئیں، گھر کی بات ہے اس لیے کوئی فنکشن نہیں کیا۔ منظور صاحب نے سر ہلایا۔ نادیہ سے پوچھا تھا؟ اس سے کیا پوچھنا تھا، بچپن سے جانتی ہے یاسر کو، شریف ہے، سلجھا ہوا اور آگے بڑھنے کی لگن ہے۔ آج کل کے دور میں یہی مل جائے تو بہت ہے۔ اور یار، غیروں میں بڑے دھوکے ہیں، آج کل تو بیٹیوں کے رشتے کرتے ڈر لگتا ہے۔ یہ تو جب آپا نے بات کی تو میں نے زیادہ سوچا نہیں۔ آپا کو جہیز بھی نہیں چاہیے، میری بیٹی کو پیار سے رکھیں گی، اور پھر مجھے 2 بیٹیاں اور بھی بیانی ہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر ٹھنڈی چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ کل جتنی جلدی ہو پہنچ جانا، یہ نہ ہو مہمانوں کی طرح منہ اٹھا کے آؤ۔ یونیورسٹی گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے حبا نے نادیہ سے کہا۔ ہاں بابا، صبح سے 100 مرتبہ یاد کرا چکی ہو، تمہاری منگنی میں نہ پہنچوں ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، حبا نے وارننگ انداز میں کہتے ہوئے بیگ سے چیوگم نکال کر اپنے منہ میں ڈالی اور دوسری اس کی طرف بڑھائی۔ تمہارے منہ پر کیوں 12 بج رہے ہیں؟ یار وہ سامنے دیکھو۔ نادیہ کے کہنے پر اس نے سرسری سی نظر سامنے ڈالی۔ کیا ہے؟ اسے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ یار وہ ٹیکسی ڈرائیور۔ نادیہ کے پیچھے انداز پر اس نے غور سے سامنے دیکھا۔ جینس ٹی شرٹ میں وہی کھڑا تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ مسکرایا تو حبا نے سٹ پٹا کر رخ موڑ لیا۔ کھڑا ہے تو میں کیا کروں؟ اور مجھے کیوں دکھا رہی ہو؟ اب کہ وہ رخ موڑ کے غصے سے بولی۔ تم پچھلے 4 دن سے نہیں آ رہی، پر یہ مجھے روز یہاں نظر آتا ہے، کل تو میرے پیچھے وین تک آیا تھا۔ کیا؟ حبا چلائی۔ تم 4 دن سے دیکھ رہی ہو، کل وہ پیچھے بھی گیا؟ تم نے پوچھا نہیں کیا تکلیف ہے اسے؟ میں اکیلی تھی، ڈر گئی۔ نادیہ کے منمناتے انداز پر اس نے قہر بھری نظر نادیہ پر ڈال کر چور نظروں سے پیچھے دیکھا۔ وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا۔ مجھے لگتا ہے اس دن ہم نے اس کا کرایہ نہیں دیا تھا نا، تو اس لیے پیچھے آتا ہے۔ نادیہ بڑی دور کی کوڑی لائی تھی، تو مارنے تھے نا پیسے اس کے منہ پر۔ حبا دانت پیس کر بولی اور خود تیزی سے مڑی اور سڑک پار کر کے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، جبکہ وہ جو گاڑی سے ٹیک لگائے مطمئن کھڑا تھا۔ اس کے سوال پر مقابل پہلے حیران اور پھر اسی خاموشی کے ساتھ مسکرا دیا۔ یہاں روزانہ کھڑا ہونے کا مطلب؟ یہاں کہاں لکھا ہے کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا؟ اب کی بار اس نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سوال کیا۔ ایک پل کے لیے حبا لاجواب ہو گئی۔ اس دن ہم جلدی میں تھے، آپ کا واپسی کا کرایہ دینا یاد نہیں رہا۔ کتنا کرایہ تھا؟ وہ بیگ میں ہاتھ ڈالے ہوئے بول دی۔ آپ رہنے دیں۔ حبا نے ماتھے پر بر ڈال کر مقابل کو دیکھا۔ کیوں، میں آپ کو بیکارن لگتی ہوں یا آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں؟ اس نے پاس کھڑی پراؤ پر نظر ڈالی جس سے وہ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ گاڑی کہاں ہے آپ کی؟ ٹیکسی کی بات کر رہی ہوں؟ اس کے پوچھنے پر اس نے گاڑی پر نظر ڈالی۔ ٹیکسی کی بات کر رہی ہوں، اس نے ابتدائی انداز میں گاڑی پر نظر ڈال کر اسے جتایا۔ آپ کو جانا ہے کہیں؟ وہ اس کا طنز نظر انداز کر کے پوچھنے لگا۔ نہیں، یہ رکھیں 400 اور آئندہ یہاں نظر مت آنا۔ بڑے شانہ انداز میں اس نے روپے اس کی طرف بڑھائے۔ پکڑیں،
इसे यूं खड़ा देखकर उसने जोर देकर कहा तो उसके पेट से थामते ही वो नादिया का हाथ थाम कर तेजी से वैन की तरफ बढ़ी। जब वैन चली तो तब भी वो वहीं खड़ा था। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, कमरे में दाखिल होते ही नादिया ने कहा तो हुब्बा मुस्कुराकर आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। आईना नादिया के बयान की तस्दीक कर रहा था। तुम बहुत लकी हो हुब्बा, नादिया ने उसे देखते हुए कहा, जो अपने सर से दुपट्टा उतार रही थी। नादिया के कहने पर उसने रुख मोड़कर सवालिया नजरों से उसे देखा। तुम जैसा चाहती थी, जो चाहती थी तुम्हें मिल गया। हुब्बा दुपट्टा बेड पर रखकर नादिया के करीब आकर बैठ गई। इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। पापा तो मेरा रिश्ता कहीं और करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हारी तरह चुपकर रोज़ा नहीं रखा, खुलकर अपनी ख्वाहिश डिमांड सब बताया। इसीलिए तो आज मेरी ताबिश की मंगनी हो गई है। और दूसरी बात, ताबिश हमजा की तरह बुज़दिल नहीं था। नादिया ने सर नफ़ी में हिलाया। नहीं हुब्बा, जोड़े आसमानों पर बनते हैं। अगर अल्लाह ताला ने ताबिश का तुम्हारे साथ नसीब में ना लिखा होता तो तुम्हारी सारी ख्वाहिश डिमांड सब बेकार जाती। इसीलिए मैंने तुम्हें लक्की कहा, क्योंकि अल्लाह ने तुम पर करम किया और तुम्हें आजमाइश से बचा लिया। मैं तुमसे इत्तेफाक नहीं करती, मैं कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। अगर ताबिश एजुकेटेड गुड लुकिंग ना होता और कोई मामूली काम करता तो चाहे वो मुझे कितना ही ना चाहता, वो मेरी पसंद ना होता, मैं मरकर भी उससे शादी ना करती। वो तनफर से बोली और सर झटक कर नादिया को देखा। अगर तुम खुश नहीं तो क्यों मंगनी की? अभी भी वक्त है, तोड़ दो। नादिया ने सर नफी में हिलाया। अब मुमकिन नहीं, सब लोग इस रिश्ते से खुश हैं और मैंने भी समझौता कर लिया है। हुब्बा कुछ कहना चाहती थी, तभी मंजूर साहब अंदर दाखिल हुए। सहेलियों की बातें खत्म हो गई? उन्होंने दोनों के चेहरों को देखकर पूछा। फिर नादिया से बोला, चलो बेटा, हमीदुल्लाह बुला रहा है। ओके हुब्बा, चलती हूँ, यूनिवर्सिटी में मुलाकात होगी। हुब्बा, एक तो बेटा तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। शॉपिंग तुम्हें करनी थी तो नादिया को साथ लेकर जाना था, मुझे क्यों घसीट लिया? अब मुझे क्या पता कि लड़कियां कैसे कपड़े पहनती हैं। उसके साथ बैठे मंजूर साहब ने काफ़ी झंझलाहट से कहा। पापा, नादिया को फ़ोन किया था, बिजी थी वो, उसकी फुप्पो और सास आ रही हैं, तो मैंने भी उसे फोर्स नहीं किया। अब बच्चे आप तो आपको ही कहना था ना। उनके बर्फ वो काफ़ी खुशगवार मूड में थी। कितना चलना है? थोड़ा सा चलकर मंजूर साहब थक गए थे। वो सामने, हुब्बा ने सामने बने मॉल की तरफ इशारा किया। वहाँ जाना था तो रक्षा ने पीछे क्यों रोका? पापा, ये लाहौर का सबसे बड़ा मॉल है, ये लंबी गाड़ियों की लाइन देख रहे हैं, यहाँ रक्षा लाकर मैंने अपनी इज्जत का फालूदा नहीं करना था। मंजूर साहब ने अफसोस से सर हिलाया। बेटा, इंसान को हमेशा अपनी हैसियत के मुताबिक काम करना चाहिए। जब तुम्हें पता है कि यहाँ का क्या स्टैंडर्ड है तो फिर यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? बाजार भरे पड़े हैं इसी चीज़ों से। पापा, क्लास और टेस्ट भी कोई चीज़ होती है। वो इनका हाथ थाम कर माल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बोली। अब की बार उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो पहली बार किसी मॉल में आए थे, वहाँ चलते फिरते लोगों को देखकर इन्हें क्लास का अंदाज़ा हो रहा था। पापा, ये कैसा है? वो बेख्याली में सामने देख रहे थे जब हुब्बा के आवाज़ पर पलटे। वो आसमानी रंग का कुर्ता साथ लगाए उनसे पूछ रही थी। बहुत अच्छा है, ले लो। वो वाकई बहुत अच्छा था। ले लूं? हाँ ज़रूर। कितने का है? 7,000। हुब्बा ने टेक पढ़कर इन्हें बताया तो इन्हें झटका लगा। ओह मेरे खुदा, बेटा ये तो बहुत महंगा है, इतने में तो घर की कई चीज़ें आ जाती हैं। वो परेशानी से बोले। पापा, ये डिज़ाइनर कुर्ता है, अभी तो मैंने कम कीमत वाला लिया है और आप इस पर भी मुझे टोक रहे हैं। उसने कुर्ता वापस हैंग कर दिया। मंजूर साहब ने उसका चेहरा देखा, यकीनन वो खफा हो गई थी। हुब्बा, इसको बाहर निकलता देखकर उन्होंने बेसाख्ता पुकारा। ले लो बेटा, मैं तो